Hello and welcome to Chronicle IAS. My name is Alok Singh and we are discussing for UP PCS Mains mock test series. Mock test series जो UP PCS Mains के लिए हम कंडक्ट करा रहे हैं उसका टेस्ट पेपर 5 का यूपी का मोर स्पेसिफिक जनरल स्टडीज पेपर 5 के क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ऑलरेडी हमने अपने प्रीवियस क्लासेस में इनकी सब्सिक्वेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया तो जो पेंडिंग क्वेश्चन है उनको वन बाय वन आज हम डिस्कस करेंगे। नाउ विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम लेट्स गेट बैक टू द बिजनेस। So the question we are going to deal today is evaluate the role of governor in legislative process of a state. गवर्नर का रोल स्टेट के लेजिस्लेटिव प्रोसेस में क्या है वो हमें स्पेसिफिकली डिफाइन करना है। राज्य की विधायी प्रक्रिया में राज्यपाल की भूमिका का मूल्यांकन करें। एक 8 मार्कर क्वेश्चन है, दैट मींस वी हैव टू राइट दिस आंसर इन 125 वर्ड्स। 125 वर्ड में हमें इस आंसर को जो है रिप्रेजेंट करना है इस क्वेश्चन के। क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। इफ यू हैव रेड द पॉलिटी पार्ट अगर आपने अच्छे से पढ़ा हो तो क्वाइट इजी टू गो है इसको आंसर करना। नाउ अब क्वेश्चन को स्पेसिफिकली हम डील करते हैं कि रोल ऑफ द गवर्नर इन द लेजिस्लेटिव प्रोसेस ऑफ स्टेट। नाउ मॉडल आंसर लिखने का स्टैंडर्ड अप्रोच वही है कि पहले हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन को मोर रिलायबल मोर सुटेबल बनाने के लिए कुछ फैक्ट डेटा और इस क्वेश्चन के डायमेंशन पे बिहाफ पे कुछ हम जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे एंड देन वी विल प्रोसीड टू कोर डायमेंशन की रोल ऑफ गवर्नर इन लेजिस्लेटिव प्रोसेस ऑफ स्टेट। तो अपने बॉडी ऑफ द आंसर में हम स्पेसिफिकली गवर्नर के रोल in the perspective of legislative dimension mention करेंगे and in the end we will end with a suitable conclusion on positive dimension। अगर हमने कुछ flaws identify किए हैं तो उनका एक brief में solution अपने conclusion में with positive dimension हम provide करेंगे। Now अब यहाँ स्टेट की बात हो रही है और यूपी का हम पेपर दे रहे तो मोर स्पेसिफिक हम जो है यूपी की ही बात करेंगे। यूपी के मॉडर्न डे जो गवर्नर है आपके, जो फॉर्मर गुजरात की चीफ मिनिस्टर थी आनंदीबेन पटेल, वो करंट जो है गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश है। नाउ अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो गवर्नर को जो है डी ज्यूरी हेड ऑफ द स्टेट बोला जाता है। गवर्नर इज नोन एज डी ज्यूरी हेड ऑफ द स्टेट, राइट। Governor is known as de jure head of the state, or for that matter, we can also call it as nominal executive head of the state, right? Either de jure head or nominal executive head of the state, which is who is appointed by the President of India। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है अंडर आर्टिकल 153 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 153 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर, जो कि प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट होता है। अगर टेन्योर की बात करें तो ऑल्दो कोई गवर्नर का टेन्योर फिक्स नहीं है, बिकॉज गवर्नर जो है लाइज लार्जली एट द मर्सी ऑफ द प्रेसिडेंट के प्लेजर के बिहाफ पे जो है गवर्नर जो है एक स्टेट में गवर्न करता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का इस पे टाइम एंड अगेन वर्डिक्ट आया हुआ है कि यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ इम्प्लाइड लिमिटेशन जो है अप्लाई होगा। डॉक्ट्रिन ऑफ इम्प्लाइड लिमिटेशन यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रेसिडेंट को जब मर्जी आए वो गवर्नर को हटा दें। तो ऑल्दो देयर इज नो फिक्स टेन्योर फॉर द गवर्नर, बट एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल में एक 5 ईयर का टेन्योर होता है एंड लार्जली गवर्नर फंक्शंस ऑन द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, राइट। तो ये कुछ फैक्चुअल पार्ट होगी कि गवर्नर जो है एक ड्यू ज्यूरी हेड ऑफ द स्टेट या नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट या एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट भी होता है, which is appointed by the president and serve as a connecting link between center and state, connecting link between center and state। केंद्र और राज्य सरकार के बीच में एक कनेक्टिंग लिंक की तरह काम करने के लिए गवर्नर अपॉइंट होता है एंड मोर और लेस गवर्नर ये इंश्योर करता है कि जो स्टेट की गवर्नेंस है, डेली गवर्नेंस, वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अकॉर्डिंग जो है फंक्शन करे। नाउ दीज आर द फैक्ट्स, राइट, जो कि हम अपने इंट्रोडक्टरी पार्ट में जब इस क्वेश्चन के आंसर को जब हम इंट्रोड्यूस करेंगे तो वी कैन यूज ऑल दिस फैक्ट्स
and refer into our introduction कि governor under article 153 of the Indian constitution is appointed by the president, and he or she is largely the constitutional head या de jure head या nominal executive head of the state, serving as the connecting link between center and state. तो इस dimension से with all this fact we can represent our introduction part. हमने कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशन भी दे दिया, किस आर्टिकल के एम्बिट से में जो है गवर्नर का अपॉइंटमेंट हो रहा है, ये फैक्चुअल पार्ट दे दिया. सब्सिक्वेंट जो टर्मिनोलॉजीज कॉन्स्टिट्यूशन में यूज की गई या यूजुअली गवर्नर के रोल के लिए यूज की जाती हैं वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया. एंड सब्सिक्वेंट क्या फंक्शन है, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव क्या है गवर्नर का, सर्व्स एज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट, राइट. तो ये डायमेंशन से हम अपने इंट्रोडक्शन को जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं. नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे स्पेसिफिकली लेजिस्लेटिव प्रोसेस ऑफ द स्टेट में गवर्नर के रोल की जो है इस क्वेश्चन की कोर डिमांड है. तो इंट्रोडक्शन पार्ट में तो हमने रिप्रेजेंट कर दिया कि गवर्नर क्या है, कैसे अपॉइंट होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा आर्टिकल का प्रोविजंस गवर्नर के बारे में दिया गया है. तो मोर और लेस थ्रू इंट्रोडक्शन हमने एग्जामिनर को ये बता दिया कि वी नो स्पेसिफिकली फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशन और द फैक्चुअल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कि हु इज गवर्नर, हाउ ही इज अपॉइंटेड, व्हाट आर द आर्टिकल्स दैट आर रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर, क्या क्या टर्मिनोलॉजीज यूज हो रही है, एंड ब्रॉडर जो गवर्नर का कोर फंक्शन या रोल है कि ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में कि कनेक्टिंग लिंक बिटवीन सेंटर एंड स्टेट काम करने के लिए, वो हमने अपने इंट्रोडक्शन में रिप्रेजेंट कर दिया. नाउ वी कैन राइट अ फर्दर हेडिंग एड्रेसिंग द बॉडी ऑफ द आंसर. अगर हम बॉडी ऑफ द आंसर को जब एड्रेस कर रहे हैं तो रोल ऑफ गवर्नर इन लेजिस्लेटिव प्रोसेस ऑफ स्टेट, ऐसे सुटेबल एक हेडिंग डाल के वी कैन स्ट्रेट फॉरवर्ड कम टू द कोर डायमेंशन या कोर नीड ऑफ द क्वेश्चन कि गवर्नर का स्टेट में लेजिस्लेटिव प्रोसेस में क्या रोल रहा है. नाउ गवर्नर एज यू नो हमने मेंशन किया कि कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, डी ज्यूरी हेड ऑफ द, एक सर्मोनियल हेड है या फिर नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट है. नाउ स्टेट की जो प्रोसीडिंग है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो प्रोसीड करता है उसकी जो समनिंग होती है, जो मेंबर्स को बुलाया जाता है पहली बार लेजिस्लेचर में पार्टिसिपेट करने के लिए, वो गवर्नर के बिहाफ पे ही होता है. तो थ्रू आर्टिकल 174 टॉक्स अबाउट समनिंग, प्रोरोगिंग एंड dissolving the house. ये कौन करता है, ये गवर्नर ही करता है. ऑल्दो गवर्नर वर्क्स ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, but it is the governor under article 74 who summons, prorogues and dissolve the house or legislature, right. तो ये एक इंपॉर्टेंट रोल है जो कि लेजिस्लेटिव प्रोसेस ऑफ द स्टेट में गवर्नर की एक इंपॉर्टेंट भूमिका है, जिसमें गवर्नर जो है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के को जो है समन करता है या प्रोरोग करता है एंड साइमल्टेनियसली डिसॉल्व द हाउस. नाउ सब्सिक्वेंट कुछ और इंपॉर्टेंट रोल है गवर्नर के इन लेजिस्लेटिव डायमेंशन अंडर आर्टिकल 176. फॉर एवरी ईयर, हर साल के बिगनिंग में जैसे ही स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली मीट करती है तो गवर्नर ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसके बिहाफ पे पहली मीटिंग जो गवर्नर स्टेट लेजिस्लेचर में हेल्ड करता है और गवर्नमेंट की एजेंडा को उस पहली मीटिंग में जो है डिस्कस करता है, राइट. तो अंडर आर्टिकल 6 जो गवर्नर है वो हेड करता है द फर्स्ट मीटिंग of the session, and what he does, he discusses the agenda of the government. Now it is a very important function, right, क्योंकि गवर्नर जो है सेंटर द्वारा अपॉइंट किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट स्टेट में जो है, राइट. तो एक तरह से नॉमिनी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट भी बोला जाता है गवर्नर को. लेकिन यहाँ पे गवर्नर जो है स्टेट गवर्नमेंट के एजेंडा को इन द फर्स्ट लेजिस्लेटिव सेशन जो है डिस्कस करता है कि गवर्नमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट जो है क्या क्या
एक्शंस परस्यू करने वाली, क्या क्या अचीवमेंट्स अभी तक गवर्नमेंट ने अचीव की है, ये सारी चीजें जो है गवर्नर जो हेड करता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को और उसको डिस्कस करता है। तो कहीं ना कहीं एक कॉर्डियल रिलेशन जो गवर्नर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में स्टैब्लिश होता है, ऐसे कुछ अगर मेजर्स, ऑल्दो कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजंस मेंशन किए गए हैं। और फिर रिसेंट एक डिबेट तमिलनाडु की गवर्नमेंट में एक डिस्प्यूट आया था, जो वहां के गवर्नर थे, जो उस समय के एक्टिंग गवर्नर थे टीएन रवि जो है, और ही abstain from discussing कुछ पार्ट ऑफ द जो स्पीचेस थी या जो भी डिस्कशन एजेंडा थे उससे उन्होंने एब्सटेन किया था, जिसे सेंटर और स्टेट में या गवर्नर और रूलिंग गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट के बीच में एक फ्रिक्शन अराइज हुआ था। क्रिटिकल पर्सपेक्टिव इस डायमेंशन का, बट ये क्वेश्चन यहाँ पे डिमांड नहीं करता, तो वी कैन राइट दिस 2 पॉइंट्स। नाउ जो नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो कम्स अंडर आर्टिकल 200 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 200 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट कि जब भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या स्टेट लेजिस्लेटर कोई बिल पास करता है, वो तभी एक्ट के फॉर्म में आता है या फाइनल इनैक्टमेंट होता है जब उस पे जो गवर्नर अपनी एसेंट दे देता है, गवर्नमेंट के जो सिग्नेचर हो जाते हैं, तभी वो आपको जो है एक्ट में आता है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट डायमेंशन है रिगार्डिंग लेजिस्लेटिव रोल ऑफ द गवर्नर। किसी भी बिल को पास किया गया है, अगर स्टेट लेजिस्लेटिव सिर्फ है तो सिर्फ, या दोनों हाउसेस हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली अलोंग विद लेजिस्लेटिव काउंसिल, दोनों ने पास किया, वो तभी एक्ट के फॉर्म में आएगा जब गवर्नर अंडर आर्टिकल 200 उस सारे चीजों को जो है एसेंट दे देगा, फाइनल से दे देगा, तभी जाके वो बिल फाइनल एक्ट के फॉर्म में आता है। नाउ यहां आर्टिकल 200 में गवर्नर जो है आइदर एसेंट दे सकता है या फिर उस बिल को विथहोल्ड कर सकता है या फिर बिल को रिकंसिडर करने के लिए वापस भेज सकता है कि इनको जो है रूलिंग गवर्नमेंट रिकंसिडर करे, एक्सेप्ट फॉर मनी बिल। यहां पे एक एक्सेप्शन है मनी बिल का, मनी बिल को वापस नहीं भेज सकता, बाकी बिल को जो है वापस गवर्नर जो है वापस जो है रिकंसिडर करने के लिए जो रूलिंग गवर्नमेंट है उनको जो है अंडर आर्टिकल 200 ये भी एक प्रोविजन दिया गया। या फर्दर अंडर आर्टिकल 201 गवर्नर जो है प्रेसिडेंट के पास बिल को भेज सकता है रिकंसिडर करने के लिए, राइट। प्रेसिडेंट के पास इस बिल को भेज सकता है अगर उस गवर्नर को लगता है कि बिल जो है एटमोस्ट इंपॉर्टेंस होल्ड करता है, जिसमें कुछ फेडरल इश्यूज, संघीय मुद्दे इससे एसोसिएटेड है, जिसपे प्रेसिडेंट को ध्यान देना चाहिए। तो अंडर आर्टिकल 200 गवर्नर जो है ऐसे बिल्स को जो है प्रेसिडेंट के पास भेज सकता है। तो ये 3-4 डायमेंशन रिगार्डिंग आपके जो है लेजिस्लेटिव रोल ऑफ द स्टेट में गवर्नर की एक इंपॉर्टेंट भूमिका है, ये डायमेंशन देता है। एंड सब्सिक्वेंट एक और इंपॉर्टेंट डायमेंशन है कि जब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इन द सेशन ना हो, अगर सेशन में नहीं है, यानी कि सिटिंग नहीं चल रही हो स्टेट लेजिस्लेटिव की, और कोई अर्जेंट मैटर अराइज हो जाता है, जैसे कोविड के टाइम पे अनसर्टेनिटी अराइज हो गई, राइट, कोविड के टाइम पे अनसर्टेनिटी अराइज हो गई, या इमरजेंसी जैसी सिचुएशन आ गई जहां पे इंपॉर्टेंट बिल या इनैक्टमेंट आने की जरूरत है, वहां पे अंडर आर्टिकल 213 के एम्बिट में ऑर्डिनेंसेस इशू करने का जो राइट है वो गवर्नर के पास है, राइट, टू इशू ऑर्डिनेंसेस। ये एक इंपॉर्टेंट लेजिस्लेटिव रोल है अंडर आर्टिकल 213। और सिमिलरली प्रेसिडेंट के पास भी सेंटर में 123 आर्टिकल 123 के एम्बिट में प्रेसिडेंट जो ऑर्डिनेंसेस इशू करता है, एंड इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली आर्टिकल 213 के एम्बिट में गवर्नर जो है ऑर्डिनेंसेस इशू करता है ऑन द इश्यूज विच आर ऑफ अर्जेंट इंपॉर्टेंस, जब भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इन द सेशन ना हो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डायमेंशन है रिगार्डिंग द लेजिस्लेटिव रोल ऑफ द स्टेट, जिसमें पहला हमने देखा कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जब पहली बार मिल रही है तो आर्टिकल 174 के एम्बिट में गवर्नर who works on the advice of the council of ministers tends to summon, prorogue as well as dissolve the house. This is one of the important role regarding the legislative process. And subsequent when we come forward, जो पहले एनुअल ईयर का जो सेशन होता है उसको अंडर आर्टिकल 176 गवर्नर हेड करता है, और उसमें जो गवर्नमेंट जो रूलिंग गवर्नमेंट है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, उसके एजेंडा को डिस्कस करता है। सब्सिक्वेंट अंडर आर्टिकल 200 जो भी बिल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या स्टेट लेजिस्लेटर ने पास किए हैं उसमें गवर्नर या तो उस बिल को एसेंट दे सकता है, या उस बिल के एसेंट को विथहोल्ड कर सकता है, या उस बिल को वापस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या रूलिंग गवर्नमेंट को वापस भेज सकता है
रिकंसिडर करने के लिए, कुछ इंप्रूवमेंट सजेस्ट करने के लिए, राइट? या फिर एंड में जो ऑप्शन बचता है कि वो प्रेसिडेंट के पास उस बिल को भेज सकता है अगर कुछ फेडरल इश्यूज या फेडरल मैटर उस बिल से कंसर्निंग उसको प्रेसिडेंट गवर्नर को लगता है तो ये चीजें भेज सकता है। इन द एंड आर्टिकल 213 के एम्बिट में ऑर्डिनेंसेस इशू करता है जब भी स्टेट लेजिस्लेटर इन द सेशन नाउ ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट कि ऑफ रिसेंट सुप्रीम कोर्ट में बहुत ही डिबेट चल रही है, एक तरह से टसल बिटवीन द सुप्रीम कोर्ट एंड द रूलिंग सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में टसल चल रहा है। जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल ओवररीच का भी डिबेट आया हुआ है। उसके पीछे रीजन यही है कि यहाँ पे जो विथहोल्ड करने की टेंडेंसी जो गवर्नर का डिस्क्रिशनरी पावर में दी है कि गवर्नर जो बिल को विथहोल्ड कर सकता है या फिर प्रेसिडेंट के पास रिकंसिडर करने के लिए भेज सकता है, और वहां पे भी कोई टाइमलाइन फिक्स नहीं रखी गई है कि कब तक इस बिल को प्रेसिडेंट या गवर्नर रखेंगे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिकली ऑफ रीसेंट अपने जजमेंट्स में दिया है कि ये डिस्क्रिशनरी पावर एन नंबर ऑफ टाइम्स के लिए, जब तक आपकी मर्जी चले तब तक विथहोल्ड कर सकते हैं। रेदर एक स्ट्रिक्ट टाइमलाइन और एक वैलिड रीजन होना चाहिए आपके पास, गवर्नर के पास और प्रेसिडेंट के पास, कि ये आप आखिर इस बिल को विथहोल्ड क्यों कर रहे हैं, ताकि इंडिया के जो फेडरल फीचर्स हैं वो कहीं ना कहीं हैम्पर ना हो। लेकिन सेंटर का कहना है कि प्रेसिडेंट या गवर्नर एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, एक स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है। लेजिस्लेटिव का अपना डोमेन है, एग्जीक्यूटिव का अपना डोमेन है, जुडिशरी का अपना डोमेन है। तो एक दूसरे को सप्लीमेंट करना चाहिए, करना चाहिए, ना कि एक दूसरे के डोमेन में इंटरवीन करना चाहिए। यानी सेंटर का ये कहना है कि जुडिशियल ओवररीच यहां पे हो रहा है, जुडिशरी एग्जीक्यूटिव के डोमेन में इंटरफेयर कर रही है। तो यही जो 2-3 डायमेंशन है, इस पे अभी बहुत ही क्रिटिकली एनालिसिस या डिबेट जो है करंट सोसाइटी में चल रहा है। खैर ये हमारा अभी डिस्कशन नहीं है, डिस्कशन अभी यही था कि लेजिस्लेटिव रोल ऑफ द गवर्नर इन द स्टेट क्या होना चाहिए। तो ये 3-4 पॉइंट्स हम डाल सकते हैं। नाउ इन द कंक्लूजन पार्ट हम ये मेंशन कर सकते हैं कि ऑल्दो देयर आर सर्टेन डिस्क्रिशनरी पावर्स बीइंग गिवन टू द गवर्नर, हाउएवर committees like Sarkaria Commission as well as Panchi Commission and recent Supreme Court debates and judgments have come above the view कि the discretionary powers that are being given to the governor should be used in the last resort, and governor should function in the core federal spirit, maintaining a cordial relation between center and state। एक cordial relations between center and state बना रहे, उसके लिए गवर्नर की भूमिका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी डिस्क्रिशनरी पावर गवर्नर को दिए गए हैं, with due essence and due core spirit and with due core ट्रू इंटेंट गवर्नर को इनका यूटिलाइजेशन करना चाहिए, ताकि इंडिया के फेडरल फीचर्स ड्यूली प्रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड रहे। तो ये पार्ट जो है हम अपने कंक्लूजन में मेंशन कर सकते हैं। इंट्रोडक्टरी पार्ट में भी ऑलरेडी डिस्कस कि इन पॉइंट्स को हम डाल के अपने इंट्रोडक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड इन द बॉडी ऑफ द आंसर दीज आर द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर फीचर्स अलोंग विद द एग्जांपल्स दैट आर नरेटेड विद सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स एंड एज वेल एज रेफरेंसेस ऑफ सरकारिया कमीशन एज वेल एज पंची कमीशन। यू कैन प्रोवाइड टू मेक दिस आंसर मोर वैल्यूएबल, मोर सुटेबल एंड मोर क्वालिटेटिव टू गेट and fetch more and more marks for this 8-marker question. Now we need to proceed for the next question that we are going to deal. It's related to center sponsored scheme. Center sponsored scheme से related एक question है। The question talks about discuss the impact of centrally sponsored scheme on the governance of Uttar Pradesh। यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको जो है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के इंपैक्ट के बारे में बात कर रहा है कि उत्तर प्रदेश के गवर्नेंस पे इसका क्या इंपैक्ट है। उत्तर प्रदेश में सुशासन पर केंद्र प्रायोजित योजनाओं के प्रभाव पर चर्चा करें। हिंदी में टॉक्स अबाउट उत्तर प्रदेश में सुशासन पर केंद्र प्रायोजित योजनाओं के प्रभाव पर चर्चा करें। 8-मार्कर क्वेश्चन ये भी है, 125 वर्ड में आपको जो है इसको रिप्रेजेंट करना है। नाउ इस क्वेश्चन को डायरेक्टली एड्रेस करने से पहले सबसे पहले तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स क्या होती हैं, केंद्र द्वारा प्रायोजित जो योजनाएं हैं वो क्या होती हैं। यू नीड टू अंडरस्टैंड इनकी फाइनेंसिंग कैसे होती है। नाउ ऐसे नो कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है। फेडरल कंट्री में देयर इज अ सेंटर, देयर इज अ स्टेट, राइट। सेंटर और स्टेट आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में सेंट्रल यूनियन लिस्ट में अराउंड 97 आइटम्स मेंशन किए गए, जहां पे सेंटर आप जो है लेजिस्लेट करता है, एंड स्टेट के लिए जो है स्टेट लिस्ट में मैटर्स दिए गए हैं जिसमें स्टेट जो है उस पे
अपना फंक्शन करते हैं, उस पर लॉज रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी बनाने हो तो स्टेट का डिस्क्रिप्शन होता है। लेकिन इन सर्टेन मैटर्स देयर नीड्स टू बी अ कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है जहां पे सेंटर और स्टेट आपस में कोऑर्डिनेट करे ताकि स्कीम्स का जो है इफेक्टिवली इंप्लीमेंटेशन हो। तो कुछ ऐसे रोल्स जहां पे सेंटर जो है स्कीम्स को फ्रेम करता है, उनको सर्टेन पार्ट ऑफ द मनी जो है फाइनेंस करता है, और उसकी इंप्लीमेंटेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है स्टेट के पास होती है। क्योंकि इंडिया में ऐसे नो कि 28 स्टेट है, हर एक स्टेट की अपनी नीड है, अपनी इकोलॉजी, अपने सर्कमस्टांसेस है, अपने चैलेंजेस और बेनिफिट्स हैं। तो स्टेट को ये डिस्क्रिप्शन दिया जाता है कि स्टेट इन स्कीम्स का इंप्लीमेंटेशन करेगी। तो उसी बिहाफ पे ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं जहां पे लार्जली जो है इन स्कीम्स को जो है सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रेम करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट इन सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम को जो है फ्रेम करती है, और उनकी जो फाइनेंसिंग है इन सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स की, उसमें जो है सेंटर और स्टेट आपस में जो है शेयर करते हैं फंड। जस्ट फॉर नॉर्मल स्टेट 60% ऑफ द फंड इज बीइंग गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज 40% ऑफ द फंड इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। यहीं अगर हम स्टेट स्पेशल कैटेगरी स्टेट या हिली स्टेट्स की बात करें तो 90% ऑफ द फंड जो है सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, और 10% ऑफ द फंड जो ये स्टेट्स हैं वो इन स्कीम्स के लिए प्रोवाइड करते हैं। इन स्कीम्स का कोर पर्पज होता है इंडिया में वेलफेयर के जो मेजर्स हैं उनको इंप्लीमेंट करना, और इन स्कीम्स के थ्रू अपने गवर्नेंस को जो है एक्सरसाइज करना। नाउ प्रियर टू स्टैब्लिशमेंट ऑफ नीति आयोग, नीति आयोग के स्टैब्लिशमेंट से पहले देयर वाज प्लानिंग कमीशन जो स्कीम्स बनाती थी, फंड का एलोकेशन करती थी, एंड बियॉन्ड दैट प्लानिंग कमीशन, फाइनेंस कमीशन वाज वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी दैट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर एलोकेटिंग एडवाइजिंग ऑन द एलोकेशन ऑफ फंड्स टू दिस स्टेट्स, राइट। अभी भी फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करता है, जस्ट फॉर एग्जांपल 41% ऑफ द फंड का जो एलोकेशन है वो स्टेट्स को जाना चाहिए, फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करता है। लेकिन आफ्टर द डिसमैंटलिंग ऑफ प्लानिंग कमीशन, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द नीति आयोग एक मेयर पॉलिसी मेकिंग बॉडी अब रह गई, और ज्यादातर जो फंड का एलोकेशन होता है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के थ्रू होता है, थ्रू रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्रीज की जो भी स्कीम है उस हिसाब से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो एलोकेट करती है। तो वहां पे ये स्कीम्स क्वाइट इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। सेंटर जो है सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो होती हैं उसमें सोल फाइनेंसिंग जो है सेंट्रल गवर्नमेंट करता है, एंड जहां पे फाइनेंशियल शेयरिंग होती है वहां पे आते हैं सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। देयर आर सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स जहां पे सेंटर को रोल प्ले करता है, राइट, एंड देयर आर सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम जो कि हम आज डिस्कस कर रहे हैं अपने क्वेश्चन में यहां पे कि तो उनका फाइनेंसिंग मैकेनिज्म देख लिया। इनका कोर पर्पज यही है इन स्कीम्स का वेलफेयर मेजर्स को लेना और इंडिया के फेडरल फीचर्स को मोर एनहेंस, मोर स्ट्रेंथन करना, जहां पे सेंटर और स्टेट आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं, राइट। तो in this question we can write central sponsored schemes are the schemes where center and state coordinate with each other, where center allocates much of the money and equally to a certain extent it is shared by the state government, and the framing of the policies responsibility lies with the center, however its execution lies with the state government। तो इंट्रोडक्टरी पार्ट में हम ये डाल सकते हैं कि स्कीम्स की फ्रेमिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, और उसकी एग्जीक्यूशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो जो होती है वो राज्य सरकार की होती है, स्टेट गवर्नमेंट की होती है। दोनों आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं फ्रेमिंग और एग्जीक्यूशन में, एंड इन द एंड जो फाइनेंसेस वाला पार्ट है वो सर्टेन फाइनेंसेस ऑफ द पार्ट जो है स्टेट लार्जली प्रोवाइड करता है, एंड टू अ सर्टेन स्टेट जो है इसमें स्टेट गवर्नमेंट जो है प्रोवाइड करती है। तो एक ब्रीफ में ये सारे उनका जो है यूज करके हम आप जो है इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं, या फिर आप अगर एक फैक्चुअल पार्ट में अगर इंट्रोडक्शन देना चाहें तो यू कैन राइट कि एट प्रेजेंट देयर आर अराउंड 75 सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, और इन स्कीम्स के लिए अराउंड 10.4% ऑफ द ग्रॉस बजटरी सपोर्ट जो है दिया जाता है। एक फैक्चुअल डिटेल भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं बियॉन्ड दैट कंसेप्चुअल पार्ट की 75 सेंट्रल स्कीम एट प्रेजेंट रन की जा रही है, और एंड अराउंड 10.4% ऑफ द ग्रॉस बजटरी सपोर्ट इन स्कीम्स के लिए जो है गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। एंड इसमें उत्तर प्रदेश बीइंग वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलस स्टेट, इन स्कीम्स का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है रिगार्डिंग पॉवर्टी अपलिफ्टमेंट, रिगार्डिंग वेलफेयरिज्म। तो इसी डायमेंशन पे स्टेट फॉरवर्ड हम इंपैक्ट के बारे में आ जाते हैं कि इन इंपैक्ट ऑफ सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स का उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट में क्या रहा है। तो वी कैन राइट स्टेट फॉरवर्ड इंपैक्ट ऑफ सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स ऑन गवर्नेंस
of Uttar Pradesh. We can write this heading and straightforward come to our point कि क्या इम्पैक्ट जो है उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट पे इन स्कीम्स का रहा है. नाउ the central sponsored schemes have ensured inclusivity, समावेशी विकास एंड सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट. इनका इम्पैक्ट ये रहा है. हाउ वी कैन मेंशन कि कैसे इंक्लूसिविटी और एम्पावरमेंट को प्रमोट कर रहे हैं. जस्ट फॉर एग्जांपल स्कीम्स लाइक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स like central sponsored schemes like प्रधानमंत्री आवास योजना. प्रधानमंत्री आवास योजना intends to provide पक्का मकान to the poor and marginalized sections of the society, right? Poor and marginalized section of the society. इनको जो है हाउसेस की फैसिलिटी जो है ये सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम्स प्रोवाइड कर रही हैं. दैट इन द एंड व्हाट इट डज, इट प्रमोट्स इंक्लूसिविटी. सबको साथ में डेवलपमेंट हो रही है, उनको भी घर दिया जा रहा है. एंड हाउसेज, अगर आपके पास एक अच्छा घर है तो वो क्या करेगा, इन टर्न जो है आपको जो है एम्पावर करेगा. तो दीज स्कीम्स, दिस सेंट्रल स्कीम्स लाइक प्रधानमंत्री आवास योजना, इट इज इंटेंडिंग टू क्रिएट एम्पावरमेंट अलॉन्ग विथ इंक्लूसिविटी इन the people of Uttar Pradesh. Beyond that, these central sponsored schemes have greatly helped in increasing or supplementing the health indicators of the people of उत्तर प्रदेश. हेल्थ इंडिकेटर कैसे सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हेल्प कर रही हैं. जस्ट फॉर एग्जांपल प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और फॉर दैट मैटर आयुष्मान भारत स्कीम. Ayushman Bharat scheme, schemes like this are trying to provide health support for secondary and tertiary health sector में जो भी diseases हैं, जो भी problems हैं, उनको address करने के लिए these schemes are working for the people of Uttar Pradesh. So central sponsored schemes like प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या आयुष्मान भारत, ये सारी स्कीम्स जो है हेल्थ इंडिकेटर को इंप्रूव करने में हेल्प कर रही है. एंड सब्सिक्वेंट कुछ और पॉइंट्स हम मेंशन कर सकते हैं. जस्ट फॉर एग्जांपल एजुकेशन के सेक्टर में वी कैन राइट स्कीम, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स लाइक सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील स्कीम, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स, राइट. ऐसे जो स्कीम्स हैं, सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील स्कीम, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल. सर्व शिक्षा अभियान से क्या बेनिफिट पहुंचा है, जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है इन प्राइमरी एजुकेशन अराउंड 100%, नियरिंग टू अराउंड 100%. मिड डे मील स्कीम्स हैव इंश्योर्ड जो डेली अटेंडेंस है वो स्कूल में वो कहीं ना कहीं इंप्रूव हुई है, और न्यूट्रिशनल इनटेक जो है स्टूडेंट्स का, बच्चों का, वो इंप्रूव हुआ है, राइट. बिकॉज दिस मिड डे मील स्कीम जो है, यहाँ पे जो डाइटरी फूड जो इनटेक बनाया गया, वहाँ प्रोटीन, कार्ब, इन पे स्पेसिफिक एम्फेसिस दिया गया है. तो न्यूट्रिशनल इनटेक जो है इंप्रूव है. इन टर्न वो क्या कर रहे हैं, जो माल नरिशमेंट जैसा इशू है वो एड्रेस कर रही है ये स्कीम जो है. ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कीम जो है, ऐसे स्कूल्स रन किए जा रहे हैं ताकि ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए भी उनकी हेल्प की जा सके. तो ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं जो कि उत्तर प्रदेश में गवर्नेंस में हेल्प कर रही हैं. बियॉन्ड दैट, लास्ट माइल कनेक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स काम कर रही हैं, जिसमें गांव और शहरों में कनेक्टिविटी बिल्ड हो, उसमें स्कीम्स लाइक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, राइट. कनेक्टिविटी को बूस्ट कर रही है, रोड्स का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, राइट. ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम उसमें हेल्प कर रही है. बियॉन्ड दैट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के इशू पे भी दीज सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स आर क्वाइट बेनिफिशियल. फॉर एग्जांपल, इन रूरल एरियाज स्कीम्स लाइक मनरेगा, राइट. स्कीम्स लाइक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड लाइक स्कीम्स लाइक मनरेगा, along with that schemes like National Rural Livelihood Mission, right, National Rural Livelihood Mission, or for that matter of a recently launched PM Vishwakarma scheme.
what these schemes are trying to do, these schemes are trying to generate employment इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में स्कीम्स, ये स्कीम्स जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में हेल्प कर रही हैं, जिससे लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज जनरेट हो रही हैं। तो ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम जो है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं और इनका लार्जर इम्पैक्ट इंक्लूसिविटी अलॉन्ग विद इंप्रूविंग हेल्थ फॉर अ बेटर एजुकेशन, generating connectivity between rural and urban areas, and simultaneously making India a self-reliable nation, a self-reliant nation, and creating employment opportunity। उसमें जो उत्तर प्रदेश का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ अराउंड 25 करोड़ ऑफ द पॉपुलेशन है। तो अगर उत्तर प्रदेश का इंडिविजुअल एम्पावर नहीं हो रहा है, एनरिच नहीं हो रहा है, एम्प्लॉयड नहीं हो रहा है, तो इंडिया कैसे प्रॉस्पर करेगा? तो ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम थ्रू दिस स्कीम्स आर लार्जली helping in the governance of Uttar Pradesh. Thus, the central sponsored schemes plays a vital role in daily governance of Uttar Pradesh. However, there are certain challenges, कुछ challenges भी हैं। Just for example, कि one size fits all approach जो है, कि स्कीम जो है हर एक स्टेट को एड्रेस कर सकता है, उसकी नीड को एड्रेस करता है, कोई जरूरी नहीं है। हर एक स्टेट की अपनी इकोलॉजी है, अपनी नीड है, अलग अलग इकोनॉमिक कंडीशन, ज्योग्राफिकल कंडीशन है। तो कुछ लूप होल्स भी हैं इस स्कीम के बियॉन्ड। इस स्कीम को क्योंकि स्टेट इंप्लीमेंट कर रहा है, इस स्कीम को स्टेट इंप्लीमेंट कर रहा है, तो इस स्कीम के बेनिफिशियरीज को आइडेंटिफाई करना भी स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वो भी एक लूप होल स्ट्रेंथ दोनों है। जस्ट फॉर एग्जांपल, बहुत सारे बोगस कार्ड होल्डर्स आइडेंटिफाई किए गए। जस्ट फॉर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो हमारा है, डीबीटी के थ्रू जो हम पीडीएस के थ्रू फूड सप्लाई करते हैं, उसमें बहुत सारे बोगस राशन कार्ड होल्डर्स थे। बियॉन्ड पीएम किसान योजना के थ्रू जो किसानों को 6,000 रुपए की किस्त दी जानी थी 2-2 हजार के इंस्टॉलमेंट्स में, उसमें जो फार्मर्स आइडेंटिफाई किए वो जेन्युइन फार्मर्स नहीं थे। एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म का कंसेप्ट था, जो एक्चुअली फार्मिंग कर रहे थे, जो गरीब थे, उनको पैसा न मिलके जो रिच एंड प्रॉस्परस फार्मर, उनके अकाउंट में पैसा गया। तो कुछ लूप होल्स भी हैं सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स की, उनको एड्रेस करते हुए इन कंक्लूजन पार्ट वी नीड टू राइट, although central sponsored schemes have enhanced the governments of Uttar Pradesh, however with more proactive approach along with proper identification through use of technologies like artificial intelligence, identification of genuine beneficiary, and ensuring last mile delivery without any leakage or corruption can ensure the central sponsored schemes are implemented in due soul and spirit leading to good governance in उत्तर प्रदेश। तो ये पॉइंट्स हम जो है अपने कंक्लूजन के पार्ट में दे सकते हैं, रिफॉर्मेटिव मेजर सजेस्ट करते हुए कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरी सही होनी चाहिए, उसमें टेक्नोलॉजी का हम यूज कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी से लाइक एआई का यूज कर सकते हैं, जो स्कीम इंप्लीमेंट हो रही है उनमें लीकेजेस ना हो, करप्शन जैसा इशू ना अप्लाई हो, फंड का प्रॉपरली टाइमली जो सेंटर के थ्रू एलोकेट होना चाहिए, फंड का डिले होगा तो स्कीम इंप्लीमेंट नहीं होगी, फंक्शन नहीं होगी, तो प्रॉपर फंड का डेवोल्यूशन भी होना चाहिए, राइट। तो ये रिफॉर्मेटिव मेजर्स हमने प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हुए अपने कंक्लूजन पार्ट में जो है मेंशन कर सकते हैं। तो विद दिस पॉइंट्स वी कैन सूटेबली एड्रेस दिस क्वेश्चन, जिसमें हम सारे फैक्चुअल पार्ट को हमने थ्रू schemes, examples along with the budgetary provision और factual part, ये सारी चीजें जो मेंशन की हैं, आई होप कि 125 वर्ड्स में इनको यूज करके, इनका मिनिमल जो भी प्रॉपर बैलेंस यूज करके आप इस आंसर को सूटेबली जो है अपने मॉडल आंसर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ प्रोसीडिंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन 8 ऑफ 125 वर्ड्स एंड सिमिलरली 8 मार्कर क्वेश्चन, really good and important questions related to infrastructure in Uttar Pradesh. Now the question talks, they discuss the impact of smart city and Amrit scheme in improving urban infrastructure in Uttar Pradesh. उत्तर प्रदेश में शहरी बुनियादी ढांचे के सुधार में स्मार्ट सिटी और अमृत योजनाओं के प्रभाव पर चर्चा करें। We have to discuss about smart city mission along with Amrit scheme regarding urban infrastructure in Uttar Pradesh, कि इनका broader impact उत्तर प्रदेश के urban infrastructure पे क्या रहा है। Now as you know कि उत्तर प्रदेश की जो prominent cities हैं, cities like गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, आगरा,
अलीगढ़, ऐसी जो प्रोमिनेंट सिटीज, जो बिग सिटीज हैं, जो लार्जर पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन को सस्टेन करती हैं, इनहैबिट करती हैं, यहाँ पे प्रोमिनेंट अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड इश्यूज थे। इश्यूज लाइक ट्रैफिक, ट्रैफिक मैनेजमेंट का इशू, ट्रैफिक कंजेशन का इशू है, क्राइम से रिलेटेड, वुमेन सेफ्टी से रिलेटेड, सीवेज डिस्पोजल से रिलेटेड, जो भी सीवेज डिस्पोजल हो रहा है उनकी मॉनिटरिंग कैसे की जाए, इन सारे चीज़ों का इशू जो है इन बड़ी बड़ी सिटीज़ में बहुत ही रैम्पेंट और प्रॉब्लमेटिक रहा है। बियॉन्ड दैट अनसस्टेनेबल हैबिटेशन जो है, झुग्गी झोपड़ी जो है बड़े बड़े शहरों में डेवलप हो रही है। तो इन सारे इश्यूज को एड्रेस करने के लिए इन द ईयर 2015 स्कीम्स लाइक स्मार्ट सिटीज मिशन वेयर स्टार्टेड, जिसमें इनिशियली अराउंड 100 सिटीज वेयर टारगेटेड। 100 सिटीज वेयर टारगेटेड कि जो सिटीज बनेंगी वो स्मार्ट सिटी के तहत पे बनेंगी। अब स्मार्ट सिटी क्या है उस पर हम डिस्कस करेंगे। फॉर द टाइम बिंग, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में अराउंड 10 सिटीज जो है उत्तर प्रदेश में इस स्मार्ट सिटीज मिशन के एम्बिट में आती हैं, जो कि ऐसे स्मार्ट सिटी मिशन जो स्कीम है इसका बेनिफिट लेके अपने सिटी के गवर्नेंस पे, उनके अर्बन लैंडस्केप पे, सस्टेनेबिलिटी पे और हैबिटेशन पे इस स्कीम का बेनिफिट उठा सके। ना यहाँ स्मार्ट सिटी से रेफरेंस क्या है, पॉइंट ये है, सबसे पहले तो हमें ये समझने की जरूरत है कि व्हाट डू वी अंडरस्टैंड अबाउट स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी से हम क्या समझते हैं, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड कि स्मार्ट सिटीज कैसी होनी चाहिए। नाउ स्मार्ट सिटी मिशन जो है ले आया गया था यहाँ पे विद जो इम्फेसिस रखा गया था 2015 में, जो इनिशियल इम्फेसिस रखा गया था वो था यूज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। प्रोमिनेंट यूज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज करके इन सिटीज का हैबिटेशन किया जाए। बियॉन्ड दैट, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज करके सस्टेनेबिलिटी के बारे में भी डीपर एम्फेसिस दिया गया था कि जो भी रिसोर्सेज इन सिटीज में यूज किए जाएं वो एक सस्टेनेबल अप्रोच पर रखे जाएं, यानी कि अपनी रिसोर्सेज को, नीड्स को जो हम मीट आउट तो करें ही, अपनी फ्यूचर जनरेशन का भी हमें ध्यान रखना जरूरी है। बियॉन्ड दैट, सैनिटेशन एंड सेफ्टी पे भी प्रोमिनेंट फोकस इस स्मार्ट सिटीज में रखा गया था। सैनिटेशन अलॉन्ग विद सेफ्टी एंड जो हैबिटेशन हो, अब क्योंकि सस्टेनेबिलिटी की बात की जा रही तो ग्रीन हैबिटेशन हो, ग्रीन हैबिटेशन हो, जो बिल्डिंग्स बने वो सस्टेनेबिलिटी के बिहाफ पे हो, फॉरेस्ट हो, प्लांटेशन, ट्रीज का प्लांटेशन हो। तो इन सिटीज में इन सारी चीजों का जो है स्पेसिफिक एम्फेसिस रखा गया था, इसी बिहाफ पे इसको जो है स्मार्ट सिटीज बोलते हैं। नाउ जो स्मार्ट, ये जो एक्रोनिम है इसको यूजुअली पॉलिसिंग के टर्म में जो है एज फॉर, यहाँ पे आप स्मार्ट लिख सकते हैं, एम फॉर मोबाइल, ए फॉर अडेप्टिव, R for responsive and T for transparent। और फिर अगर यहां पे हम इसको ट्रांसपोर्ट भी डाल सकते हैं। यूजुअली ये स्मार्ट एक्रोनिम जो है पॉलिसिंग के टर्म में इनको यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ स्मार्ट सिटी के क्वेश्चन को भी हम आंसर करते हो ऐसे एक्रोनिम्स का यूज कर सकते हैं कि एक सिटी जो कि स्मार्टर हो, मोबाइल हो, लोगों का मूवमेंट काफी स्मूथ है, नो बेटर हो, अडेप्टिव हो, नीड्स के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट कर सके जैसे रिसोर्सेज हो, जैसे नीड्स हो, राइट, उसी बिहाफ पे रिस्पॉन्सेज को भी जनरेट करे, ट्रांसपेरेंट हो, करप्शन ना हो, और जो वहाँ का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हो वो ग्रीन एनर्जी पे प्रेमाइज्ड हो। तो ऐसे सिटी को जो है हम विद द यूज ऑफ दिस इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंश्योरिंग सेफ्टी एंड प्रॉपर सैनिटेशन, वी कैन टर्म दिस सिटीज एज स्मार्ट सिटीज मिशन। तो ये तो ब्रॉडर स्मार्ट सिटीज के बारे में हो गया। उत्तर प्रदेश में अराउंड 10 सिटीज को जो है स्मार्ट सिटी के एम्बिट में लिया गया है। अब उनके इम्पैक्ट के बारे में बात करना। नाउ ये अमृत स्कीम, सेकंड जो है अमृत स्कीम के बारे में यहाँ बात की जा रही है। अमृत स्कीम क्या है? अमृत स्कीम में अराउंड जो है आपको, अमृत स्कीम में प्रोमिनेंटली ये एक एक्रोनिम से बना हुआ टर्म है अमृत, वेयर ए स्टैंड्स फॉर अटल, M stands for mission, R stands for rejuvenation, U stands for urban, and T stands for transformation, right? So this Amrit scheme talks about Atal mission for rejuvenation for urban transformation.
राइट। तो जो अर्बन एरियाज हैं, जो भी कन्वेंशनल अर्बन एरियाज हैं, उनके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, इनके इंफ्रास्ट्रक्चर को रिन्यू करने के लिए, उनके ट्रांसपोर्टेशन को मोर मोबाइल, मोर बेटर, मोर ग्रीन एनर्जी पे प्रमाइज करने के लिए, प्रॉपर वाटर सप्लाई होने के लिए, शहरों में पीने के लिए साफ पानी अवेलेबल हो, सीवेज का प्रॉपर ट्रीटमेंट हो, उसके लिए ये अमृत स्कीम चलाई गई है, जिसमें अराउंड 67 cities are being targeted under this अमृत सिटी अमृत स्कीम जो है। तो प्रोमिनेंटली इन्हीं दो स्कीम के प्रेमाइस पे हमारा क्वेश्चन बेस्ड है कि स्मार्ट सिटीज और अमृत स्कीम जो है उत्तर प्रदेश के अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्या इम्पैक्ट रहा है। नाउ इंट्रोडक्शन में हम डाल सकते हैं कि उत्तर प्रदेश, प्रोमिनेंट सिटीज ऑफ उत्तर प्रदेश लाइक कानपुर, आगरा, प्रयागराज, after that Noida have suffered from issues like traffic congestion, safety, security, sanitation issues. However with the schemes like smart cities and Amrut missions, it has led to proper traffic management, greater safety, use of information communication technology, that is ICT, have led to women's safety and security. तो introduction part में we can write this, या for straight forward आप लिख सकते हैं smart city mission started in 2015, caters to स्मार्ट डेवलपमेंट ऑफ 10 सिटीज ऑफ उत्तर प्रदेश। ऐसे भी डाल सकते हैं फैक्चुअल पार्ट में कि उत्तर प्रदेश की 10 सिटीज को टारगेट किया गया है। एंड साइमल्टेनियसली अमृत स्कीम जो है ब्रॉडली जो है ओवरऑल 67 डिस्ट्रिक्ट्स को जो है टारगेट करती है, जहां के अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को रिन्यू करने की बात की गई है। राइट। तो इंट्रोडक्टरी पैटर्न पे हम जो है ये इनको डाल सकते हैं। नाउ इनका इम्पैक्ट क्या है, अब हम स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने क्वेश्चन की नीड पे आते हैं। एंड वी नीड टू राइट व्हाट आर द impact of smart city and Amrut on UP urban infrastructure. We can write this heading for main body of the answer, और यहां पे हम स्ट्रेट फॉरवर्ड एड्रेस कर सकते हैं व्हाट हैज बीन द इम्पैक्ट। इम्पैक्ट्स में हम क्या क्या लिख सकते हैं। इम्पैक्ट में ग्रीनर सिटीज, वी कैन राइट ग्रीनर सिटीज। हाउ कम ग्रीनर सिटीज? जो सिटीज आइडेंटिफाई की गई हैं वहां इन इन्वायरमेंटल लैंडस्केप का एक स्पेसिफिक एम्फेसिस दिया गया है, जहां पे सिटीज के अराउंड में ट्रीज का प्लांटेशन, along with जो वाटर बॉडीज हैं उनकी सस्टेनेबिलिटी, और जो बिल्डिंग्स इन सिटीज में बनाई जा रही हैं, राइट, वो ग्रीन बिल्डिंग्स बोला जाता है। ग्रीन बिल्डिंग्स इन द सेंस इन बिल्डिंग्स में वर्टिकल गार्डन्स का कंसेप्ट रखा गया है, बियॉन्ड दैट इन बिल्डिंग्स को स्पेसिफिकली साइंटिफिक पैटर्न पे डिजाइन किया गया। तो वाटर हार्वेस्टिंग जैसा मेजर, वाटर हार्वेस्टिंग जो बारिश से जो पानी आता है, राइट, उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो। तो इन बिल्डिंग्स के डिजाइन में ये इम्प्लिसिट, ये मैंडेटरी किया गया है कि वाटर हार्वेस्टिंग जैसा मेजर ये बिल्डिंग्स को कैरी करना चाहिए। तो इसी बिहार पे ऐसे जो सिटीज होंगी वो ग्रीन सिटीज होगी। एंड बियॉन्ड अर्बन सिटीज में यू कैन नो कि रैम्पेंट यूज ऑफ एयर कंडीशन, एसी का यूज बहुत ज्यादा आज के टाइम पे हो रहा है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग या हीट को सराउंडिंग एरियाज में बढ़ाता है। तो जो बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के बिहार पे रखा गया है कि जो बिल्डिंग्स के बीच में गैप है वो प्रॉपर रहे, वेंटिलेशन प्रॉपर हो ताकि हीट जैसी टेंडेंसी ना ज्यादा जनरेट हो, और ट्रीज और प्लांट्स का प्लांटेशन सिटीज में हो रहा है तो कहीं ना कहीं 3 से 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है, ऐसे जो है आपको जो है एनवायरमेंटल टेम्परेचर जो कंपैरेटिवली कम होगा, जिससे क्या होगा, आप एसी का उतना यूज नहीं करेंगे। तो ग्रीनर सिटीज जैसे आप फॉर एग्जांपल दे सकते हैं नोएडा, या फॉर दैट मैटर ग्रेटर नोएडा में जो सिटी की प्लानिंग की जा रही है, जो सिटीज की प्लानिंग की जा रही है, वो प्रॉपर इसी ग्रीन सिटीज के प्रमाइज पे यहाँ पे वेजिटेशन का डीपर एम्फेसिस रखा गया है। तो ग्रीनर सिटीज प्लान स्मार्ट सिटीज के थ्रू किया जा रहा है। बियॉन्ड दैट सैनिटेशन पे स्पेसिफिक एम्फेसिस है। अमृत स्कीम और स्मार्ट सिटीज के उसमें जो है सैनिटेशन पे स्पेसिफिक एम्फेसिस दिया गया है कि जो सैनिटेशन वेस्ट है इसका प्रॉपर डिस्पोजल along with
सीवेज ट्रीटमेंट हो, ताकि जो वेस्ट है वो सराउंडिंग वाटर बॉडीज हैं या ग्राउंड वाटर टेबल है उनको पॉल्यूट न करे, सीवेज का प्रॉपर ट्रीटमेंट हो, उनकी रिसाइकलिंग हो। तो सैनिटेशन जैसा मेजर भी ये अमृत स्कीम अलोंग विद द स्मार्ट सिटी मिशन जो है उसको एड्रेस कर रहा है। बियॉन्ड दैट स्कीम्स इश्यूज लाइक यूज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है सिटीज में जो है कैमरास का इंस्टॉलमेंट किया गया है। इंडो स्मार्ट सिटीज में जो है एआई बेस्ड कैमरास इंस्टॉल किए गए हैं, एआई बेस्ड कैमरास जो कि 24/7 जो है सर्विलेंस में हेल्प करते हैं, जो कि वुमेन सेफ्टी अलॉन्ग विद ब्रॉडर जो सिक्योरिटी मेजर्स उनमें जो है ये हेल्प करते हैं। ये इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन आईसीटी के बेस पे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हम बेस कर रहे हैं वो सारी चीजें। बियॉन्ड दैट जो मोबिलिटी है जो इन ग्रीन सिटीज में मोबिलिटी जो ट्रांसपोर्टेशन है, द ट्रांसपोर्टेशन राइट, जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो भी रिन्यूएबल एनर्जी के प्रेमाइज्ड हो, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन बेस्ड ऑन ईवीज, इलेक्ट्रिक व्हीकल और हाइड्रोजन फ्यूल पे बेस्ड बसेस और मेट्रोज को रन कराया जाए। बसेस एंड मेट्रो, फॉर एग्जांपल मेट्रोज का प्रोजेक्ट यू कैन सी कि आगरा में, नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में, या फिर इफेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन मेथड जैसे अभी दिल्ली से मेरठ को कनेक्ट किया गया रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जिसको बोलते हैं, दिल्ली टू मेरठ राइट। ऐसे ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन का भी यूज इन स्मार्ट सिटीज में और अर्बन ट्रांसपोर्टेशन में हम इनका यूज कर सकते हैं। बियॉन्ड सबसे इंपॉर्टेंट इशू जो है वो ड्रिंकिंग वाटर का है, पीने के पानी के लिए। फॉर ड्रिंकिंग वाटर प्रोमिनेंट स्कीम्स लाइक जल जीवन मिशन रन कराया जा रहा है। बियॉन्ड प्रॉपर पाइप्ड वाटर सप्लाई जो कि प्रॉपरली ट्रीटेड है राइट, प्रॉपरली ट्रीटेड है, कोई भी हार्मफुल मिनरल या मटेरियल इन वाटर्स में नहीं है। ऐसे स्मार्ट सिटीज इन पे बेस्ड हैं। तो ये जो है प्रोमिनेंट जो यूपी की स्मार्ट सिटीज हैं उन पे जो ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी अवेलेबल कराई गई है। बियॉन्ड वी ऑलरेडी आई होप डिस्कस फॉर सैनिटेशन वाला मेजर जो है, सैनिटेशन वाला मेजर्स की टॉयलेट्स का कंस्ट्रक्शन किया जाए, सीवेज का प्रॉपर डिस्पोजेबल हो। इसी सैनिटेशन वाले मेजर में वी कैन राइट कि प्रॉपर कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट। तो यूपी में दरअसल स्कीम जहां पे प्रोमिनेंटली जो पिंक टॉयलेट्स वुमेन सेफ्टी के लिए बनाए जा रहे हैं, पिंक टॉयलेट्स वुमेन सेफ्टी के लिए बनाए जा रहे हैं राइट। पिंक टॉयलेट्स वुमेन सेफ्टी के लिए तो बनाए ही जा रहे हैं, साइमल्टेनियसली एक प्रॉपर सैनिटेशन हैबिट जो है इनको अडॉप्ट करने में भी ये हेल्प करते हैं राइट। बियॉन्ड दैट मेजर्स लाइक जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है राइट, एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है वो ग्रीन एनर्जीज पे बेस्ड हो, मोर स्पेसिफिक रिन्यूएबल एनर्जी पे। तो सिटीज में प्रोमिनेंटली एनर्जी का एफिशिएंट यूज हो, इसीलिए एलईडी बल्ब्स लगाए जा रहे हैं। एलईडी बल्ब्स का जो है इंस्टॉलेशन जो है सिटीज के लाइटनिंग में यूज हो रहा है। सोलर लैंप्स, सोलर एनर्जी को हार्नेस करते हुए इनको जो है सोलर लैंप्स बनाए गए हैं राइट। तो इन ग्रीन एनर्जी पे बियॉन्ड दैट जो वेस्ट है उसका प्रॉपर रिसाइकलिंग करके बायोफ्यूल का जनरेशन भी इन वेस्ट के थ्रू जो है किया जा सकता है राइट। तो ये रिसाइकिल रीयूज इनका प्रोमिनेंट यूज जो है इन दिस स्मार्ट सिटीज एज वेल एज जो हमारी अमृत स्कीम है, ये प्रोमिनेंटली इनका इम्पैक्ट जो है यूपी के जो प्रोमिनेंट सिटीज हैं, सिटीज लाइक नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, इलाहाबाद, प्रयागराज, कानपुर,
लखनऊ, ये जितनी भी प्रोमिनेंट सिटीज हैं जो इन स्मार्ट सिटीज के एम्बिट में और अमृत स्कीम के एम्बिट में आती हैं, इनका ब्रॉडर इम्पैक्ट ये रहा है, राइट। ये सारी चीजें हम मेंशन करते हैं। यहाँ आईसीटी जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में जो हम एक और पॉइंट डाल सकते हैं कि ट्रैफिक मैनेजमेंट में बहुत हेल्प करती हैं। अगर कहीं ट्रैफिक कंजेशन का इशू अराइज हो रहा है तो उसकी एक जगह से मॉनिटरिंग की जाती है। विद सिटीज लाइक प्रयागराज आप देखेंगे कि हर एक रेड लाइट पे माइक्स लगे हुए, स्पीकर्स लगे हुए हैं, जहां से इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि सो एंड सो रोड में रूट पे या रोड पे जो इतना ट्रैफिक कंजेशन है। तो ये इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एक जगह से बैठ के पुलिसिंग सिस्टम जो है 24/7 मॉनिटर कर रही होती है ट्रैफिक मूवमेंट का, जो कि सिटी में एक स्मार्टर वे में ट्रैफिक मैनेजमेंट पे हेल्प करती हैं। एंड बियॉन्ड दैट वी आल्सो विटनेस की महाकुंभ जो अब इस साल का कंक्लूड हुआ है, जिसमें अराउंड 60 करोड़ टूरिस्ट आए थे इलाहाबाद जैसी, प्रयागराज जैसी सिटी में। आपको जो है इस इवेंट का इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए वहां इन सारी टेक्नोलॉजी, इन सारे मेजर्स को एज ए पायलट प्रोजेक्ट एक जगह पे यूटिलाइज किया गया था फॉर ग्रीनर एनर्जी पे बेस्ड वेस्ट एंड सैनिटेशन का ट्रीटमेंट, ट्रैफिक मूवमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके, फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का यूज करके हर एक चीज को मॉनिटर करना, इन सारे मेजर्स को लिया गया था। तो ब्रॉडर इन दिस आंसर वी कैन एड्रेस ऑल दिस पॉइंट्स कि आखिर उत्तर प्रदेश की जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पे स्मार्ट सिटीज और अमृत स्कीम का ब्रॉडर इंपैक्ट क्या रहा है। So with all these points we can write, and in the end we can conclude कि with 25 crore of the population and growing tendency of rising urban population, जो urban population है उत्तर प्रदेश का धीरे धीरे अब गांव से शहरों की तरह शिफ्ट हो रहा है, then schemes like smart cities and Amrut schemes tends to be beneficial. However, more effective measures like proper implementation along with cohabitation and inclusive approach is the need of our to supplement the urban infrastructure of उत्तर प्रदेश। तो ऐसे एंड में हम कुछ जो है पॉजिटिव नोट पे अपने कंक्लूजन को जो है एंड कर सकते हैं। विद दिस इस आंसर को हम जो है सूटेबली एड्रेस कर सकते हैं। वी सॉ कि क्या क्या पॉइंट्स हम जो इस पर मेंशन कर सकते हैं, राइट। इन पॉइंट्स में क्या क्या, ग्रीनर सिटी, सैनिटेशन, ट्रांसपोर्टेशन, पीने का पानी, ड्रिंकिंग वाटर, ग्रीन एनर्जी, यूज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, राइट। ट्रांसपोर्टेशन में भी ग्रीनर ट्रांसपोर्टेशन, AI बेस्ड कैमरा है, ट्रैफिक मैनेजमेंट है। तो ये सारे पॉइंट्स अब 125 वर्ड में यू कैन इफेक्टिवली यूज यूजिंग दिस की टर्म्स। और कुछ प्रोमिनेंट सिटीज का हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, कहाँ पे कौन कौन सी सिटीज में ये टेक्नोलॉजीज लाई गई हैं। विद दिस वी कैन सुटेबली एड्रेस दिस क्वेश्चन।